हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अभी तक हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है, जिसमें हमने पूरा देख लिया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, उसकी टाइमलाइंस क्या थी, किस तरह से उसमें जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि टेक्निक क्या है जीनोम की सीक्वेंसिंग करने की और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। देखिए, जो बायोटेक से जुड़े स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली एक टर्म उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, जिसको हम कहते हैं जीनोम एनोटेशन। और ये बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है कि जीनोम एनोटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज बिटवीन जीन्स एंड अदर फीचर्स इन अ रॉ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड जीनोम एनोटेशन। मतलब ये कि किसी भी रॉ डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है, जिसमें कोडिंग अनकोडिंग पोर्शन दोनों हैं, रॉ डीएनए सीक्वेंस में जीन्स के बीच की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना, मतलब बाउंड्रीज जीन कहाँ तक है और दूसरे फीचर कहाँ तक है, बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना बिटवीन जीन एंड अदर फीचर, जीन और दूसरे फीचर्स के बीच की बाउंड्री को एक रॉ डीएनए सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना, जीन और दूसरे फीचर्स जो हैं उन दोनों के बीच की बाउंड्री को एक रॉ डीएनए सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना कहलाता है जीनोम एनोटेशन। और वाइल एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट मेक द बेस्ट एनोटेटर्स, देयर वर्क प्रोसीड्स स्लोली एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मीट द हाई थ्रूपुट डिमांड्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए, क्या है कि बहुत बड़े बड़े एनोटेटर्स इसमें काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता मिली वो कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स से मिली, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स ये अलाउ करते हैं कि इन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जीन एनोटेशन, जिसका मतलब होता है क्या, बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करना बिटवीन जीन एंड अदर फीचर्स इन अ रॉ डीएनए सीक्वेंस। किसी भी रॉ डीएनए सीक्वेंस में जीन और दूसरे फीचर्स के बीच की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना जीन एनोटेशन कहलाता है। और ये जीन एनोटेशन बेस्ट हो सकती है किससे, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स की मदद से, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब 2008 में क्या हुआ, बिगनिंग इन 2008 अ न्यू टेक्नोलॉजी नोन एज आरएनए सीक्वेंसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, आरएनए सीक्वेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट अलाउड साइंटिस्ट टू डायरेक्टली सीक्वेंस द मैसेंजर आरएनए इन द सेल्स। आरएनए सीक्वेंसिंग ने क्या अलाउ किया, साइंटिस्ट को मैसेंजर आरएनए की डायरेक्ट सीक्वेंसिंग अलाउ करी एंड दिस रिप्लेस्ड प्रीवियस मेथड्स ऑफ एनोटेशन। ये प्रीवियस मेथड्स ऑफ एनोटेशन को इसने रिप्लेस कर दिया और प्रीवियस मेथड्स रिलाइड ऑन द इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। अब प्रीवियस जो मेथड्स थे वो डीएनए सीक्वेंसिंग की इनहेरिट प्रॉपर्टीज पे रिलाई करते थे, तो जब आरएनए सीक्वेंसिंग आई तो उसने उन मेथड्स को, डीएनए सीक्वेंसिंग पे रिलाई करने वाले मेथड्स को रिजेक्ट कर दिया और आरएनए सीक्वेंसिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया और डायरेक्ट मेजरमेंट होने लगा और ज़्यादा एक्यूरेट थी आरएनए सीक्वेंसिंग जीनोम एनोटेशन करने के लिए। टुडे annotation of human genome and other genome relies primarily on the deep sequencing of transcript in every human tissue using RNA sequencing। यानी कि आज के ज़माने में डीएनए सीक्वेंसिंग से ज़्यादा रिलायबल मेथड जीन एनोटेशन करने के लिए कौन है, आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, दीज experiments have revealed that over 90% of the genes contain at least one and usually several alternative splice variants in which the exons are combined in different ways to produce two or more gene product from the same locus। और इसके अंदर विशेषता क्या है कि इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूफ किया कि 90% जीन्स ऐसे होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक या यूजुअली कई अल्टरनेटिव स्पाइस वेरिएंट्स होते हैं, कई अल्टरनेटिव वेरिएंट्स होते हैं जिनमें कि एक्सॉन्स का कॉम्बिनेशन करके, एक्सॉन्स जानते हैं ना क्या होता है, जो कोडिंग पोर्शन होता है डीएनए का दैट इज एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग पोर्शन होता है विच डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, वो वाला पोर्शन कहलाता है इंट्रॉन्स। तो जो एक्सॉन्स हैं, इन एक्सॉन्स को कंबाइन करके अलग अलग वे में दो या दो से अधिक जीन प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, सेम लोकस से दो या दो से अधिक जीन प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ये धीरे धीरे पता पड़ा। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पब्लिश हुआ था उसकी एक और विशेषता थी कि जो जीनोम पब्लिश्ड बाय HGP डज नॉट रिप्रेजेंट
द सीक्वेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स जीनोम। देखिए ये जो HGP ने पब्लिश किया था ये हर एक इंडिविजुअल के जीनोम के बारे में नहीं बताता था, इसने स्टैंडर्डाइज कर दिया था कुछ यूरोपियन लोगों का जीनोम इसने लेकर के और उसको एक स्टैंडर्ड माना था ह्यूमन जीनोम के लिए। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो के शुरू से बता रही हूँ कि 100% DNA मैच नहीं होता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जीनोम स्टडी का एक अहम हिस्सा है। 100% DNA मैचिंग नहीं होती, कुछ ना कुछ सीक्वेंस में अंतर होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स DNA या बिटवीन द DNA ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो इससे हम एक स्टैंडर्ड जीनोम ह्यूमन जीनोम जरूर इस्टेब्लिश कर पाए, लेकिन वो 100% हर एक पर फिट नहीं होगा। केवल वो एक आधार है, एक बेसिक ढांचा है जो कि सभी ह्यूमन स्पीशीज के लिए, पूरी ह्यूमन स्पीशीज के लिए सेम रहेगा। The HGP genome is a scaffold for future work in identifying differences among individuals। जिन differences की ये बार बार बात कर रहा है वो बेसिकली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं और जो भी DNA के बेस पे सीक्वेंसिंग में जो भी चेंजेस हैं उनको दर्शाते हैं। सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट सीक्वेंस दी जीनोम ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट एथिक ग्रुप, और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत सारे मल्टीपल डिस्टिंक्ट एथिक ग्रुप के जीनोम स्टडी को दर्शाते हैं। और अभी जो जीनोम, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई वो एक रेफरेंस जीनोम है, केवल हर एक पर वो 100% फिट नहीं होता। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि फिट नहीं होता, वो एक स्टैंडर्ड जीनोम है जो कि 99% फिट होता है सबके ऊपर, लेकिन 1% का वेरिएशन का चांस सदैव रहेगा और वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फाइंडिंग्स और अकम्प्लिशमेंट पर। क्या फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग्स क्या थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और क्या कैसे अकम्प्लिश हुआ ये प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, की फाइंडिंग्स ऑफ द ड्राफ्ट 2001 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2004, 2003 में हो गया था वैसे तो, पर जो सीक्वेंस रिलीज हुई वो 2004 में हुई होगी। आप देखिए, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 22,300 प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन दी ह्यूमन बीइंग। मैंने पहले कहा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग 30,000 जीन होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटीन कोडिंग जीन्स यहाँ पर दिए हैं 22,300 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। एंड सिमिलर यही रेंज होती है दूसरे मैमल्स में भी, लगभग थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है बट जनरली यही रेंज होती है। फिर ह्यूमन जीनोम, ये पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग क्या थी? ह्यूमन जीनोम हैज सिग्निफिकेंटली मोर सेगमेंटल डुप्लीकेशंस। अब ह्यूमन जीनोम के अंदर ज़्यादातर बहुत सारी सेगमेंटल डुप्लीकेशंस होती है। डुप्लीकेशन एक प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्रोमोसोम में, जहाँ क्रोमोसोम पर उपस्थित एक सीक्वेंस अपने आप को 2 बार रिपीट कर लेती है। तो ये सेगमेंटल डुप्लीकेशन बहुत देखी गई है ह्यूमन जीनोम में। एंड देन दे प्रीवियसली सस्पेक्टेड, जो एक्सपेक्ट की गई थी, जो सस्पेक्टेड थी, उससे ज़्यादा ह्यूमन जीनोम के अंदर डुप्लीकेशन देखा गया। एट द टाइम व्हेन द ड्राफ्ट सीक्वेंस वाज पब्लिश्ड, फ्यूअर देन 7% ऑफ द प्रोटीन फैमिलीज अपीयर टू बी वर्टिब्रेट स्पेसिफिक। और जब ये ड्राफ्ट सीक्वेंस किया गया था तब लगभग 7% प्रोटीन फैमिलीज वर्टिब्रेट स्पेसिफिक पाई गई थी, है ना। ये एक तीसरी फाइंडिंग है इसकी। प्रोटीन फैमिलीज अलग अलग होती हैं, तो केवल 7% ऐसी थी जो वर्टिब्रेट में आइडेंटिफाई हुई थी। जब तक ये सीक्वेंसिंग की गई थी तब तक का डेटा है ये। फिर फोर्थ है, द जीनोम वॉज ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेस अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 बेस पेयर्स इन लेंथ, and these species were then ligated into a type of vector known as bacterial artificial chromosome। जो जीनोम था उसको ब्रेक किया गया स्मॉल पीसेस के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 बेस पेयर्स लेंथ के अंदर ब्रेक किया गया। दैन उसे वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया गया और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डिराइव होते हैं और जो जेनेटिकली इंजीनियर किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो थी, ये कंसेप्ट जो था, ये RDNA टेक्नोलॉजी से बायोटेक की भाषा में कहा जाता है कि हम कोई भी डिजायर्ड जीन निकाल के वेक्टर में डालें, फिर वेक्टर को होस्ट में डालें और होस्ट के अंदर जाके वो जीन DNA बनाए, DNA को रेगुलेट करे, देन RNA बने, उससे ट्रांसक्रिप्शन हो, फिर ट्रांसलेशन हो और इवेंचुअली जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो बने। तो ये जो था, ये 4 मेन फाइंडिंग है इसकी। ठीक है, ये की फाइंडिंग्स कितने जीन प्रोटीन को एनकोड करने वाले जीनोम में है ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
देन इशू ऑफ कंसर्न, अब इसमें इथिकल इशू थे। मैंने आपको शुरू से बताया कि जिस तरह क्लोनिंग में, जिस तरह एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के यूज़ में इथिकल लीगल इशू होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी इथिकल लीगल सोशल सब तरह के इशू थे। तो सबसे पहले कहता है फेयरनेस इन द यूज़ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो, फेयरली सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूज़ हो। देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी रहे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, कॉन्फिडेंशियल रहे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहे, स्टिग्मेटाइजेशन रहे और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसमें। देन कोई भी रिप्रोडक्टिव इशू जनरेट ना हो, कोई क्लिनिकल इशू जनरेट ना हो। ठीक है, ये जो इसकी नॉलेज है ये जेनेटिक टेस्ट के साथ अनसर्टिनिटी जेनेटिक टेस्ट में ना लाए और कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन ना जनरेट करे। ठीक है, फेयरनेस इन एक्सेस टू एडवांस जीनोमिक टेक्नोलॉजीज़, यानी कि एडवांस जीनोमिक टेक्नोलॉजीज़ में भी ये फेयरनेस दिखाए, कुछ भी ऐसा अनफेयर इससे ना हो। कंसेप्शल और साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस हो इसके लिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो पूरा नॉलेज है वो सेफ रहे। ऐसा नहीं हो कि इससे अटेन किए जाने वाला कोई भी नॉलेज मानवता के लिए, ये ह्यूमन रेस के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। ठीक है, देन पेटेंट के भी इश्यूज़ थे इसमें, पेटेंट कराने के लिए भी इसमें इश्यूज़ थोड़े जनरेट हुए थे। अब फ्यूचर चैलेंजेस इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? फ्यूचर चैलेंजेस जो अभी भी नोन नहीं है क्या हो सकते हैं? एग्जैक्ट जीन नंबर, जीन की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट फंक्शन। जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि 50% जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन अभी भी नोन नहीं है। जो नंबर हम बता रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर है, लेकिन एकदम 100% श्योर होकर, ह्यूमन बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जीनोम एक ऐसी चीज़ है कि एकदम 100% श्योर होकर कुछ भी ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो करके नहीं कहा जा सकता। तो और लोकेशन को भी एकदम 100% श्योर होकर बताना थोड़ा मुश्किल है। देन जीन रेगुलेशन कैसे क्या होगा, वो भी एक तरीके से पूरी तरह से एक फ्यूचर चैलेंज है। किस तरह से कौन सी चीज़ किसको रेगुलेट करती है ये पता करना। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, हालांकि काफ़ी कुछ नोन है लेकिन फिर भी जो उसका एक इंटरनल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। नॉन कोडिंग डीएनए टाइप, अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड फंक्शन, यानी जो नॉन कोडिंग डीएनए है वो रफली हमें पता है कि कितना है नॉन कोडिंग डीएनए। जो फंक्शनल डीएनए है वो मैंने बताया 3% है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है, किस तरह से कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें है, कंटेंट और फंक्शन क्या है, ये भी अभी प्रॉपरली नोन नहीं है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटियोम एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट्स। जीन एक्सप्रेशन का कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से पता नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है लेकिन काफ़ी अभी भी गेन करनी बाकी है। प्रोटियोमिक्स और पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट, यानी कि प्रोटीन बनने के बाद में उसके मॉडिफिकेशन के इवेंट, अभी उस पर भी और नॉलेज की ज़रूरत है। देन प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जीन फंक्शन, इसका मतलब है कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जीनोम में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत सी जगह वो चीज़ हमें मिली नहीं। जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो डेटा हमारा जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं था, उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, क्यों आया, उसको एग्जैक्टली अभी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देन इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स, किस किस ऑर्गेनिज्म को हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से म्यूटेशन इवोल्यूशन को लीड करती है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी उस मॉलिक्यूलर बेसिस में मददगारी हो सकती है। देन डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी प्रिडिक्शन, डिजीज़ ससेप्टेबल कितना है कोई, वो जीनोम से मतलब हम पता लगा ले कि किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से कितनी डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी होगी, कौन से ऐसे जीन हैं जो कि पैथोजेनेसिस को एनकरेज करते, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हर चीज़ हमारी बॉडी में जीन के लेवल पर रेगुलेट होती है कहीं ना कहीं। यदि जीन डिफेक्टिव तो पूरे के पूरा ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं दिक्कत में जाएगा। तो डिजीज ससेप्टेबिलिटी प्रिडिक्शन जो है वो भी पता लगाई अभी पूरी तरह से नहीं गई है। देन जीन्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स ट्रेट एंड मल्टी जीन डिजीजेस, कौन कौन से जीन कॉम्प्लेक्स ट्रेट में इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से मल्टी जीन डिजीजेस में इन्वॉल्व हैं, ये भी अभी पता लगाया जाना बाकी है। एंड
डेवलपमेंटल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, इसको भी अभी पता लगाया जाना बाकी है। कंप्लीट स्टडी अभी इस पर भी नहीं हो पाई है। तो ये जो था, ये लेक्चर था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैंने कोशिश की है कि ये बीएससी और एमएससी जूलॉजी के और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। मैंने कोशिश किया है कि आपको मेजर वो चीज़ें बताऊं जो इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है या क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट में पूछिए कि क्या इसमें अनक्लियर है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक और बात है कि अभी मेरे चैनल पे मैं रैंडमली हमारे सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स अपलोड करूँगी, जो मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर कोई भी ऐसा चाहता है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक अपलोड करेंगे, इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें वो भी बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। वैसे अभी हमारी कोशिश रहेगी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक पे, और इम्यूनोलॉजी के टॉपिक को पूरा मैं एक सीक्वेंस से कवर करूँगी शुरुआत से लेके एंड तक। तो उसमें कहीं भी आपको मेरे किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।